हाय एवरीवन, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर स्टडी करने वाले हैं जुलाई 2023 मंथ की। और अभी जिस सेगमेंट की आज हम बात करेंगे दैट इज नेशनल न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़। तो आप में से कई बच्चे जो चैनल से नए जुड़ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मैम बाकी सारी न्यूज़ का क्या, स्पोर्ट्स का क्या, अपॉइंटमेंट्स का क्या, स्टेट न्यूज़ का क्या, इंडेक्स का क्या, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देखिए, हर महीने जो पूरा करंट अफेयर होता है ना, पूरे महीने का, उसको हम 5 सेगमेंट्स के अंदर कवर करते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी की न्यूज़ अलग अलग वीडियो में कवर की जाती है। तो आज जैसे आपको 2 कैटेगरीज देखने को मिल रही है। नेशनल, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, राइट। इसमें जो भी स्कीम्स होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, एमओयूज होंगे, कुछ लॉन्च हुआ होगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जो बाकी सेगमेंट्स हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे सेगमेंट्स हम कर चुके हैं और इन 5 में से आज एक ही वीडियो है, एक और लास्ट आने वाला है जो आपको कल मिल जाएगा। अगर पुराने वीडियोस सेगमेंट्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाद में जाके देख सकते हो। इंटरलिंक्ड नहीं होते हैं ये सेगमेंट्स, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कोई भी सेगमेंट कहीं से भी उठा के आप देख सकते हो। ओके, ये जो पूरा मंथली करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो 5 सेगमेंट के अंदर, उसका एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ होता है, जिसे मंथली मैगजीन भी बोल देते हैं। वो अवेलेबल आपके लिए ऑलरेडी करवा दिया गया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, parchamclasses.in वेबसाइट के ऊपर। जिन बच्चों को चाहिए कि हम पीडीएफ से पढ़ें, तो आपको ये बाय करना पड़ेगा और आप वहां से कर सकते हो। और जिन बच्चों को आदत ही है पीडीएफ से ही पढ़ने की, तो आपके लिए पीडीएफ बैंक या सीए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है परचम ऐप के ऊपर, ताकि आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। और ऑलरेडी हर चीज़ की जो प्राइस है वो मिनिमल रखी जाती है। वीडियोस आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कंटेंट का ज़रूर हम थोड़ा थोड़ा चार्ज करते हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज टीम दैट हैज़ टू बी सपोर्टेड एंड ऑफ कोर्स वी वुड वांट टू अर्न, राइट। तो ये दोनों आप ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो सीए सब्सक्रिप्शन पे मूव कर जाइए। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के चाहिए, जो भी कुछ यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, तो पीडीएफ बैंक पे आप मूव कर सकते हो। ठीक है जी, सारी जानकारी मिल गई। अब आ जाते हैं हमारे किक स्टार्ट क्वेश्चन पे। तो आपसे एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, आज की वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा। लेकिन अगर पहले से आपने करंट अफेयर पढ़ी है, डेली सीए पढ़ा होगा या वीकली सीए पढ़ा होगा, तो आंसर पता होगा। कहीं और से भी पढ़ा होगा तो कोशिश कीजिए आंसर करने का। आता ही नहीं है तो गूगल भी कर सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं करना, तो रिलैक्स करो, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट हैज इशूड अ डायरेक्टिव टू विच स्टेट गवर्नमेंट to notify Madevi Wildlife Sanctuary and its surrounding areas as a tiger reserve। यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार को मादेई वन्य जीव अभ्यारण्य और उसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है किसी स्टेट के अंदर, और वो कौन से स्टेट में है, ये आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है। देखो, सवाल पूछने के बहुत तरीके होते हैं। सीधा सवाल क्या बनता, मादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कौन से स्टेट में, और एक ये बनता है कि भाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है स्टेट को कि इसको नोटिफाई करो, तो कौन से स्टेट की बात हो रही है। कुल मिला के स्टेट का नाम लिखो। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन ऑफ न्यूज़ की तरफ, विच इज नेशनल न्यूज़। ये क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च है जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर आप एसएससी के अंडर में कोई भी एग्जाम देते हो, वो एसएससी सीजीएल हो, जेई हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी के अंडर में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आते हैं, उन सभी के 5 इयर्स के 10,000 से भी ज़्यादा पीवाईक्यूज सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करके एक डॉक्यूमेंट में आपको दिए गए हैं। और जब कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली एसएससी में। ये जनरल अवेयरनेस का ही कंपाइलेशन है, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज हम जनरल अवेयरनेस ही कवर करते हैं। सो 2022 जो लास्ट हुआ था, जिसके पेपर्स आउट हो चुके हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहाँ से लेके 2018 तक का पूरा 5 साल का कंपाइलेशन है। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है तो पीवाईक्यूज पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। सिलेबस देखो और उसके बाद पीवाईक्यूज देखो, फिर तैयारी शुरू करनी चाहिए। और एसएससी तो बहुत रिपीट करता है क्वेश्चंस, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। टीम ने बहुत मेहनत की है, सारे आंसर्स क्रॉस चेक किए, बिकॉज एसएससी की जो कई बार आंसर्स आते हैं, कीज आती हैं, उनमें भी गलतियां होती हैं। सो इट हैज़ बीन मेड फुल प्रूफ। आप इसको चाहें तो परचम ऐप से और parchamclasses.in वेबसाइट से ले सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो parchamclasses06@gmail.com ये ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे लिखा करिए, या parcham_classes इंस्टा आईडी है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। परचम ऐप पे आप चैट कर सकते हो, सब जगह टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक है, चले ऑलराइट, पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 9 नैनो यूरिया प्लांट्स टू बी सेटअप अक्रॉस द कंट्री बाय 2025। 2025 तक 9 नैनो यूरिया प्लांट सेटअप किए जाएंगे। अब नैनो यूरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज ये बहुत कम क्वांटिटी में लगती है, खर्चा कम देती है फार्मर को, और इसका इम्पैक्ट सॉइल पे और प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी पे।
तो यूरिया अब्जॉर्प्शन जो है क्रॉप का वो 80% होता है, जबकि ट्रेडिशनल यूरिया के अंदर 30% तक ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो माइक्रो या नैनो यूरिया के बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाने हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्रॉप की यील्ड को भी बढ़ाता है। अमेरिका की अगर हम बात करें, बहुत सारी कंट्रीज की बात करें, तो नैनो यूरिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो रखा है और उससे बेनिफिट्स देखे गए। पीएम मोदी लॉन्चेस सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिकल सेल अनीमिया को हटाने का, मुक्त करने का, देश को इस प्रॉब्लम से एलिमिनेट करने का मिशन कहाँ से शुरू किया, कैन बी योर क्वेश्चन। या सिकल सेल अनीमिया होता क्या है, या कौन सी रक्त कोशिकाओं को या ब्लड सेल्स को इम्पैक्ट करता है, इस तरह के सवाल यहाँ से देखे जा सकते हैं। ठीक है, सो पीएम मोदी ने नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया। कहाँ से? मध्य प्रदेश के शाहडोल डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश के शाहडोल डिस्ट्रिक्ट से। और टारगेट क्या रखा गया है? इस प्रॉब्लम को, सिकल सेल अनीमिया की वजह से, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अनीमिया ओनली, जिसमें जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेस जो होती हैं, वो उनका जो शेप है वो सिकल जैसा हो जाता है, और इसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है और इंसान अनीमिया से ग्रस्त होता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 2047 तक अनीमिया को इरेडिकेट कर देना है, ये टारगेट ध्यान रखेंगे। सिकल सेल एक जेनेटिक बीमारी है और इसीलिए इसके लिए जेनेटिक स्टेटस कार्ड दिए जाएंगे कि कभी भी शादी हो रही है तो आप वो कार्ड देख लीजिए, अगर सामने वाले को सिकल सेल डिजीज है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे जनरेशन में भी होगी। तो ऐसे केसेस में अवॉइड करना चाहिए मैरिज करना नॉन सिकल सेल और सिकल सेल वाले व्यक्ति को। ठीक है, और करीब इस मिशन में बहुत सारे लोगों की स्क्रीनिंग होने वाली है। 40 ईयर्स तक के जो लोग हैं, अगले 3 साल के अंदर करीब 7 करोड़ लोगों का पूरा स्क्रीनिंग किया जाएगा और सिकल सेल एनीमिया वाले कार्ड दिए जाएंगे। ये जो मिशन है ये 17 स्टेट्स के 278 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाना है। ओके, चलते हैं आगे। इंडिया होस्टेड 23rd समिट ऑफ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है, उसका 23rd समिट जो है किसने होस्ट किया? इंडिया ने होस्ट किया। क्या थीम रही? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO, सिक्योर SCO। तो सिक्योर का भी फुल फॉर्म है यहाँ पे। हाँ, फुल फॉर्म्स थोड़ा परेशान करते हैं पर ध्यान देना ही पड़ेगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो वर्चुअली पीएम मोदी ने होस्ट किया ये पूरा समिट, यहाँ पे नहीं आए थे लोग, वर्चुअली होस्ट किया गया। सिक्योर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और लास्ट आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये सारे एम रखे हैं कि SCO इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेगा। और SCO क्या है? समिट जो शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं और उन सबका एक ग्रुप है जो कि अलग अलग एरियाज़ के ऊपर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। ये वाला जो पूरा समिट था, इसको चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अटेंड किया। ऑब्जर्वर स्टेट रहे ये 3। चेयर किसने किया? गेस्ट वाला चेयर तुर्कमेनिस्तान ने किया। ठीक है, तो इट वाज द गेस्ट चेयर। भाषणी, एक स्टेटमेंट आया पीएम मोदी का कि SCO के अंदर क्या होता है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है बातचीत करने की। तो ऐसे में पीएम मोदी ने सजेस्ट किया, रेकमेंड किया कि आप भाषणी ऐप यूज़ कर लीजिए, इंडिया की खुद की बनाई हुई है, इससे ट्रांसलेट हो जाएगी आपकी भाषाएं। तो भाषणी ऐप आ गई न्यूज़ में। जैसे ही न्यूज़ में आई, सवाल बनाने वाले के कान खड़े हो गए कि अच्छा अब हम क्वेश्चन बना सकते हैं। भाषणी प्लेटफॉर्म या भाषणी ऐप क्या है, समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली पिच किया कि इंडिया का जो AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, तो भाषणी क्या है? देखो, भाषा से रिलेटेड है ना, भाषा को ट्रांसलेट करेगा, उसका AI प्लेटफॉर्म है। SCO मेंबर कंट्रीज इसको यूज़ कर सकते हैं, जो लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं उसको हटाने में। भाषणी का फुल फॉर्म देखिए वापस, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है ये। SCO की क्योंकि बात आई है तो SCO वापस देख लीजिए, 2001 के अंदर शंघाई के अंदर बना था और एशिया की काफ़ी सारी कंट्रीज इसकी मेंबर है, और इंडिया और पाकिस्तान परमानेंट मेंबर्स बने 2017 के अंदर। SCO की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हमने बोला इंग्लिश में बातचीत नहीं होती तो किस में होती है भाई? ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है SCO की वो मैंडरिन एंड रशियन है। मैंडरिन चाइनीज, चाइना में बोली जाती है, और ये रशियन है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से हालांकि बहुत टाइम से पिचिंग चल रही है कि इंग्लिश को भी शुरू करिए भाई, ऐसा थोड़ी होगा मैंडरिन और रशियन में आप बात किए जा रहे हो। देखो आगे क्या होता है। चले, नाडा इंडिया साराडो साइंस MOU इन न्यू दिल्ली। नाडा इंडिया और साराडो ने MOU साइन किया है नई दिल्ली के अंदर। अब ये नाडा क्या है और साराडो क्या है? तो देखिए, नाडा इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग होती है ना, एथलीट्स वगैरह में देखा जाता है कि भाई आपने डोपिंग किया, यानी आपने टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड्स वगैरह लिए हैं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है इंडिया की, उसने MOU साइन किया है साराडो यानी साउथ एशियन रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। साउथ एशियन रीजन की पूरी एंटी डोपिंग देखती है ये। और इन दोनों ने क्यों किया है? ताकि
रीजनल कोऑपरेशन जो है वो स्पोर्ट्स वाले फील्ड में बढ़ सके। सार्डो के जो मेंबर्स हैं उनमें मेजरली बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका आते हैं और इंडिया ने इनके साथ एमओयू किया है ताकि इस पूरे एरिया के अंदर एंटी डोपिंग का फंक्शन स्ट्रांग हो सके। गवर्नमेंट रिवाइज्ड क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन, यानी सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधक दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। अब देखिए ये बहुत प्रॉब्लम होती है दिल्ली पंजाब वाले एरिया के अंदर, एनसीआर वाले एरिया में स्टबल बर्निंग होती है ना, जो आपने फसल की कटाई कर ली और उसके बाद जो छोटी छोटी जड़ें रह जाती हैं उनका क्या करें, तो उनको जलाया जाता है, राइट, ताकि वापस से खेती करने लायक बन सके वो जो पूरी जमीन है। लेकिन इस स्टबल बर्निंग से क्या होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, स्मॉग की कंडीशंस बन जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होती हैं। तो इसको हटाने के लिए अब एक रिवाइज गाइडलाइन आई है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की। क्या आई है, XC2 मैनेजमेंट किया जाएगा इसका। XC2 मतलब जहाँ साइट है या जहाँ ये प्रॉब्लम है उससे दूर जाकर के इसका निदान किया जाएगा, तो XC2 मैनेजमेंट किया जाएगा। पैडी स्ट्रॉ, पैडी क्या होता है, चावल। पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के अंदर जो भी पैडी के स्ट्रॉ बच जाते हैं तो उनको जलाने की बजाय अब ऑफ साइट ले जाया जाएगा और वहाँ पे जो कंपनीज होंगी वो उनसे जो भी कुछ चीज़ें बनानी हैं वो बनाने में उस स्ट्रॉ को काम में लेंगी। तो पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन इस्टेब्लिश की जाएगी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, और जिसमें जो बेनिफिशियरी है, एग्रीगेटर यानी जो किसान हो गया, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, फार्मर, रूरल सेक्टर के जो लोग हो गए वो, और इंडस्ट्रीज जो कि इस पैडी स्ट्रॉ को यूटिलाइज करेंगे, इनके बीच में एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाएगा। यानी आपने पैडी स्ट्रॉ सारा निकाला, उनको भेज दिया, उन्होंने वहाँ पे उसको इंडस्ट्री में काम में ले लिया, ठीक है। और इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए कि वो उस पर सारा गवर्नमेंट विल बी लुकिंग आफ्टर इट। सेंटर अनाउंस स्कीम फॉर माइनर रेप विक्टिम्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है एक ऐसी स्कीम जिससे कि जो माइनर रेप विक्टिम्स होते हैं, माइनर यानी कि 18 ईयर्स से कम एज के जो फीमेल्स होती है जिनका रेप हो जाता है, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी फैमिली भी उनको रखने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, बहुत से प्रेशर होते हैं सोसाइटी के भी, तो ऐसे केसेस में इन फीमेल्स को रखने के लिए अलग से प्रबंधन किया जाएगा। उससे रिलेटेड न्यूज़ है, देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड सपोर्ट और असिस्टेंस दिया जाएगा गर्ल चाइल्ड को, एक ही रूफ पे इन सबको ला करके रखा जाएगा। इनका पढ़ाई, रहना, मेडिकल फैसिलिटी या जो लीगल पर्पसेस के लिए आना जाना है कोर्ट, वो सब ये स्कीम के तहत मैनेज किया जाएगा। और इसको निर्भया फंड से चलाया जाएगा। निर्भया फंड में जो पैसा आता है उसी के हिसाब से इसको यूज किया जाएगा। 74.1 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द सेम। अच्छा, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा स्ट्रक्चर है वो ये मिशन वात्सल्य के तहत जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको यूटिलाइज किया जाएगा। अब देखिए, लीगल एड, कोर्ट आना जाना, ये सब भी। अब जो माइनर लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए पॉक्सो एक्ट बना हुआ होता है ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस के तहत भी कार्रवाई होती है। तो ये जो भी सेंटर्स होंगे जिनके अंडर में जो स्कीम के अंडर में आएंगे वो पॉक्सो के तहत भी कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। अब हमने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो मिशन वात्सल्य का यूज होगा। तो मिशन वात्सल्य क्या है? मिशन वात्सल्य एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का ये मतलब होता है कि एक मेजर स्कीम है जिसके अंदर में बहुत सारी और स्कीम, सब स्कीम्स भी होती हैं। तो एक अम्ब्रेला स्कीम है विमेन और चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीकों से, और ये 2021 में लॉन्च की गई थी, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 अप्रैल 2022 को आया था। तो इसी के तहत ये नई स्कीम है माइनर रेप विक्टिम्स के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास एट IARI। तो अब देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? हमारे एग्रीकल्चर फार्मर मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने एक इंटरनेशनल हॉस्टल इनॉग्रेट किया है, उसका नाम क्या है? मधुमास। क्या नाम है? मधुमास। और कहाँ हुआ है? IARI। सो IARI इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो अब इसका पर्पस क्या है? देखो, बहुत सारे फॉरेन के बच्चे भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं और पढ़ाई करते हैं आगे। तो उनके रहने के लिए एक हाई टेक हॉस्टल इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ वाला बनाया गया है मधुमास, और उसका इनॉग्रेशन किया गया है। बात इतनी सी है बस, ठीक है। सो अब क्योंकि मधुमास पूछा जा सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एग्रीकल्चर IARI से रिलेटेड है। IARI को शुरुआत में पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता था, बिकॉज पूसा बिहार में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन बाद में 1936 में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ओके, तो मधुमास समझ में आ गया। अब IARI जो है वो किसके द्वारा फंड किया जाता है, उसका मैनेजमेंट कौन देखता है? तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR है, उसके अंडर में IARI ऑपरेट होता है। चलो, अब यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ, बताइए इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस ऑफ ICAR कहाँ है? क्योंकि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो उन सब के हेड
ऑफिसेज या हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टैटिक में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, पर्टिकुलरली वनडे एग्जाम के एंगल से। चलते हैं आगे। इफको टू प्रोक्योर 2500 एग्री ड्रोन्स लॉन्चेस कैंपेन टू ट्रेन 5000 रूरल एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो इफको है वो 2500 एग्री ड्रोन्स प्रोक्योर करेगा, यानी लेगा। एग्री ड्रोन्स क्या होते हैं? जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम में आने वाले हैं। सो जो इफको है उसने 2500 ड्रोन्स की खरीद डिसाइड की है। इफको विल प्रोक्योर हाउ मेनी एग्री ड्रोन्स टू प्रमोट यूज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स। देखो जैसे हमने नैनो यूरिया की बात की थी, ये यूरिया के ही जो नैनो फॉर्म्स है, माइक्रो फॉर्म्स है, उन्हीं की स्प्रेडिंग के लिए ये ड्रोन्स प्रोक्योर किए जाएंगे। और नेशनल कैंपेन इसके तहत जुलाई 2023 में के थ्रू ये पूरा काम किया जाएगा। नैनो यूरिया एंड नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दो हैं पर्टिकुलरली जिसकी स्प्रेडिंग पूरे खेतों पे की जानी है। और पीएम प्रणाम स्कीम, पीएम नमस्ते नहीं, पीएम प्रणाम स्कीम हाल ही में लॉन्च हुई थी, अगर आपको याद हो तो। पीएम प्रणाम का क्या था कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज कम हो, और जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हो गए, बायो डिग्रेडेबल भी हो गए, बायो फ्रेंडली भी हो गए, उनका यूज ज्यादा हो। तो उसी के तहत भी ये जो एक स्टेप है ये काम करने वाला है, क्योंकि जो नैनो यूरिया है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स में काउंट होती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। गवर्नमेंट लॉन्च भारत 6G अलायंस, भारत सरकार ने भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है ताकि 6G के ऊपर काम हो सके और आगे फटाफट हम इसका डेवलपमेंट कर सके। तो इनोवेशन और कोलैबोरेशन जो है अगली जनरेशन की वायरलेस टेक्नोलॉजी में, उसको बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने भारत 6G अलायंस की शुरुआत की है। एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें सरकार के, प्राइवेट सेक्टर के और रिसर्च और IT वाले बहुत सारे लोग साथ में आएंगे और काम करेंगे। सो 10% 6G के पेटेंट्स इंडिया प्लान कर रहा है कि 2030 तक हमने करवा लिए हों, तो 6G के ऊपर अभी से काम चालू कर दिया गया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन वाराणसी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हुआ? वाराणसी के अंदर हुआ। बनारस मंदिरों के लिए जाना ही जाता है, तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हो। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ, और दुनिया का पहला ऐसा इवेंट था जो कि मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलरली किया गया हो, राइट। और इसमें कैसे मंदिरों को मैनेज करेंगे, ऑपरेशनल रूल्स क्या रहने चाहिए, वो सारी बातों पे डिस्कस किया गया। किसने इनॉग्रेट किया इस एक्सपो को? RSS के चीफ मोहन भागवत जी ने इसको लॉन्च किया है। और इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन और इंडिया टूरिज्म के, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया टूरिज्म ने मिलकर ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। लंबानी आइटम्स का लार्जेस्ट डिस्प्ले लगाया गया है। तो अब सवाल क्या बन जाता है? सवाल बन जाता है लंबानी आइटम्स कहाँ से जुड़े हुए हैं, यानी कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका को। ये ट्राइब है वहाँ पे एक, जो कि इस काम में जुड़ी हुई है। तो 450 विमेन आर्टिजन्स हैं जिन्होंने लंबानी कम्युनिटी है जो कि कर्नाटका में रहती है, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके, और सांदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैच वगैरह पे की जाती है, तो उसको जोड़ा जाता है करके 1755 पैचवर्क पीसेस रेडी किए। ये सारा नंबर याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपसे इतना याद रखिए कि संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी कहाँ से जुड़ी हुई है? कर्नाटका से जुड़ी हुई है, और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। लंबानीज जो है वो बंजारास भी कहलाते हैं, और अधिकतर ये आपको कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा इस साइड में देखने को मिलेंगे, साउथ इंडिया के अंदर। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट्स DGNSS सागर संपर्क। तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने क्या लॉन्च किया? सागर संपर्क लॉन्च किया। अब ये क्या है? तो ये DGNSS का फुल फॉर्म जानोगे तो समझ में आ जाएगा। इंडिजिनस मतलब इंडिया में ही डेवलप्ड डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो जो नॉर्मल एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिससे कि रास्ता पता पड़ता है पानी में शिप विप कहाँ जा रहे हैं, उससे भी और एक एडवांस तरीके का DGNSS नेविगेशन सिस्टम है जो कि सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है। ये ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि सेफली नेविगेट कर सकें शिप्स। इसके बारे में देख लेते हैं कि जो GNSS है यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, उसमें अब ये डिफरेंशियल वर्ड जुड़ गया है, ये और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, गलतियाँ होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो रिस्क नहीं रहेगा कि शिप्स वगैरह गलत डायरेक्शन में निकल जाए। गवर्नमेंट डबल्स इनकम स्लैब फॉर EWS अंडर PMAY, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो कि गरीब तबके के लोग हैं इकोनॉमिकली वीकर, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, एक होती है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, एक होती है अर्बन। तो यहाँ अर्बन की बात हो रही है मुख्य तौर से कि जो EWS सेक्शन है
प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का, और वो भी पर्टिकुलरली महाराष्ट्र वाले इलाके का, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, महाराष्ट्र में भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का, उनके जो इनकम स्लैब है ना, इसमें एलिजिबिलिटी के लिए देखो, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए सब एलिजिबल नहीं होते हैं। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उसी को ईजी और सस्ती दरों पे घर बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो इसमें 3 लाख रुपए तक का अगर आपकी सालाना आय है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन मुंबई मेट्रोपॉलिटन के लिए अब इसको बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दिया कि 6 लाख रुपए तक अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, इनकम थ्रेशोल्ड डबल कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए ये हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना गवर्नमेंट का मिशन हाउसिंग फॉर ऑल, इसके तहत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में मैंने आपको बता ही दिया। होम लोन्स मिलते हैं अफोर्डेबल अर्बन पुअर लोगों के लिए, और इसको 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया था। ओके, ये क्या है? ये एक रेलवे टनल कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, विजिंजम रेलवे टनल के लिए एक मैप है। आप न्यूज़ पढ़ो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इंडियाज विजिंजम रेलवे टनल अडॉप्ट्स ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। इंडिया का जो विजिंजम रेलवे टनल बन रहा है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है? ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड वो इस्तेमाल कर रहा है। 3rd लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है इंडिया का, और ये जो बन रहा है, और ये अडॉप्ट करेगा इन न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट को ये कनेक्ट करेगा। ओके, और ये अडानी पोर्ट है जो इसको डेवलप कर रहा है। कहाँ पे? बालरामपुरम, तिरुवनंतपुरम, केरला के अंदर। अब क्योंकि विजिंजम रेलवे टनल न्यूज़ में आया, 3rd लॉन्गेस्ट हम बोल रहे हैं, तो सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है, सेकंड कौन सा है, वो भी देख लेते हैं। कंट्रीज लार्जेस्ट रेलवे टनल T49 जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पे बना हुआ है, वो सबसे लॉन्गेस्ट है 12.75, और उसने पीछे किसको किया था? पीर पंजाल टनल को, जो कि बनिहाल काजीगंज सेक्शन के अंदर पड़ता है। इंडिया एंड केन्या टू को होस्ट इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस होगी। कौन से 2 देश इसको होस्ट करेंगे? ये दोनों देशों के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी कॉन्फ्रेंस होती है। किसने होस्ट की, कहाँ हुई, कब हुई, थीम क्या थी? ठीक है, तो कौन होस्ट करेगा इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस? इंडिया और केन्या होस्ट करेंगे। कब करेंगे? अगस्त के अंदर करने वाले हैं। एम क्या रहेगा कि जो मिलेट है उसको वर्ल्ड का इमर्जिंग स्मार्ट फूड के तौर पे प्रेजेंट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जा सके। इंडिया की अगर हम बात करें तो 9 ट्रेडिशनल मिलेट वेराइटीज़ हैं जो यहाँ पे उगाई जाती हैं और बहुत पॉपुलर हैं। शोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, प्रॉस्को मिलेट, लिटिल मिलेट, बानयाल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट एंड कोडो मिलेट। तो ये सारी 9 ट्रेडिशनल मिलेट वेराइटीज़ है। मिलेट बेसिकली जो छोटे छोटे स्मॉल सीडेड ग्रासेस होती है ना, उनके लिए, जैसे हमने बोला क्या बोलेंगे, रागी इज अ मिलेट, राइट? तो इस तरह से मिलेट्स की बहुत सारी वैरायटीज होती है और काफ़ी न्यूट्रिशनल सीरियल माने जाते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि अगर सूखा भी पड़ जाए तो ये उग जाते हैं। बाजरा हो गया फॉर एग्जाम्पल। पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत जल्दी से इन पे कीड़े और पेस्ट का अटैक नहीं होता। क्लाइमेट फ्रेंडली होते हैं, यानी अपने वातावरण से प्रॉपरली एडजस्टेड होते हैं, तो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी उग जाते हैं। पेस्ट जल्दी अटैक नहीं करते हैं, तो कम लागत पे उगने वाले, ज़्यादा न्यूट्रिशन देने वाले सीरियल्स होते हैं ये, और यूजुअली छोटे छोटे दाने होते हैं इनके। 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया ही गया था यूएन के द्वारा। नेक्स्ट, विजिट ऑफ शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम। कौन महाशय आए इंडिया के अंदर? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम। कौन है ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम जी? ये सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम वर्ल्ड लीग के, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग के, और उनका इंडिया विजिट रहा 5 दिन का। और उसमें आकर के उन्होंने बोला कि भाई इंडिया के मुस्लिम्स आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, और यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इस तरह का उन्होंने एक अमन और शांति का पैगाम दिया। ठीक है, सो अगर हम बात करें, पहले तो करीम साहब की तो मॉडरेट इस्लाम के एक्सपर्ट माने जाते हैं। अगर हम इंडिया में मुस्लिम्स की सिचुएशन इन द सेंस डेटा की बात करें, तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रखता है पूरे वर्ल्ड में, और जो मेन मुस्लिम कंट्रीज मानी जाती है, अरब कंट्रीज, उनको मिला करके भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल टू कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 33 मेंबर कंट्रीज। इस्लामिक कोऑपरेशन मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो 33 मेंबर कंट्रीज है ना, उन सब से मिला करके इंडिया के अंदर अकेले ज़्यादा पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट बराबर मुस्लिम पॉपुलेशन लाई करती। अब क्योंकि ये जो व्यक्ति आए वो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग 1962 में एग्जिस्टेंस में आई थी, और मक्का के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसके तहत रेजोल्यूशन लिया गया था और इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। मेन काम क्या है कि भाई जो भी पर्पज़ है
जो इस लीग का पर्पस वो क्या है, इस्लाम को प्रमोट करना, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो प्रीचिंग्स हैं उनको प्रमोट करना, जैसे कि हर किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है। नेक्स्ट, नामदा आर्ट प्रोडक्ट्स। मैंने पिछले वीडियो में यानी जब हम स्टेट न्यूज़ कवर कर रहे थे और साइंस टेक डिफेंस जब हम कवर कर रहे थे, तब मैंने आपसे नामदा आर्ट प्रोडक्ट के बारे में पूछा था कि बताइए ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो नामदा आर्ट बहुत खत्म होती जा रही थी, तो इसको वापस से रिवाइव किया गया, और इतना रिवाइव किया गया कि अब इसको एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना करके, और यूके में इसका पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भेजा गया, इसलिए न्यूज़ में आई। तो ये कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर बोलना भी गलत होगा, अगर पूरी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कह सकते हैं, वरना कश्मीर की है ये। और वहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर में जहाँ पे इसको वापस से रिवाइव किया गया है। और किस प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसको रिवाइव किया गया। नामदा आर्ट को कहा जाता है कि 16वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई, जब अकबर जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो घोड़े हैं ना, और उनके जो पीठ पे बैठने वाली कवर लगता है, हॉर्सेस का जो कवर है बेसिकली, तो उसके लिए हमें कुछ बना के दीजिए। तो नामदा आर्ट से कर करके और वो कपड़ा बना के दिया गया था। कश्मीर के अंदर इसको सूफी सेंट शाह हमदान लेकर के आए थे। तो एक कारपेट जैसा होता है जिसमें एम्ब्रॉयडरी करके, और शीप का वूल होता है उसको यूज़ करके और एम्ब्रॉयडरी करके बनाया जाता है। फ्लोरल पैटर्न्स इसकी खास बात है, नेचर से इंस्पायर्ड और फ्लोरल पैटर्न यानी फूल पत्तियाँ ज़्यादा बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में कश्मीर में ही हो, काफ़ी सारे और देश हैं, पर्टिकुलरली एशिया के अंदर ये देखी जाती है, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया वाले एरियाज। G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार हो रहा है कि G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट रोम इटली के बाहर हो रहा, और वो कहाँ हो रहा है, इंडिया के अंदर हो चुका, ठीक है। और इसको FSSAI ने इस बार होस्ट किया, यानी कंडक्ट करवाया। जुलाई 2021 के अंदर हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर। तो पहली बार रोम इटली के बाहर ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट हुआ है और इंडिया ने होस्ट किया। इसके अंदर की भाई फूड को और सेफ, प्लस इसमें और इसका नेटवर्क और ज़्यादा रेगुलेट कैसे किया जा सके, कोऑर्डिनेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जा सके, इन सारी बातों पे चर्चा हुई। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल यानी हमारी कंट्री में बना पर किसी और को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो ट्रांसनेशनल यानी 2 देशों के बीच का पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और हैंडओवर हुआ। ये अडानी साहब हैं और ये बांग्लादेश की PM हैं, तो इन्हीं के बीच में अडानी ग्रुप कमीशंस इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट, राइट। तो गौतम अडानी शेख हसीना जी से मिले और उन्होंने 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल गोड्डा पावर प्लांट हैंडओवर किया। गोड्डा पावर प्लांट कहाँ है, झारखंड के अंदर है। जितनी भी बिजली यहाँ बनेगी वो सब बांग्लादेश को दी जाएगी। ये पूरा एक पहले ही MOU हो चुका है। तो 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है झारखंड के गोड्डा के अंदर, और ये सारी जो एनर्जी सप्लाई होगी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को देने वाला है। फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है ये, एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर। आगे आ जाओ। रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन गेट्स इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। UPU यूनियन पोस्टल यूनियन, UPU का रीजनल ऑफिस नई दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट हो गया है। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस हैं देव सिंह चौहान, और जो डायरेक्टर जनरल हैं UPU के, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो UN की जो सब्सिडरीज बोल दीजिए या फिर जो एसोसिएटेड एजेंसीज होती हैं, उन सब के हेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे यूनिसेफ के, यूनेस्को के, UPU के। तो अब क्योंकि न्यूज़ में आई है UPU, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं इनके पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे बाकी एजेंसीज के मुकाबले। तो मासाहिको मेतोकी ये है UPU के डायरेक्टर जनरल। इन दोनों के बीच में इन दोनों ने मिल करके रीजनल ऑफिस इनॉग्रेट किया। काम क्या है कि जो पोस्टल सेक्टर है साउथ एशियन रीजन का, उसको और स्ट्रेंथन करना। और इंडिया ने भी अनाउंस किया एक कॉन्ट्रीब्यूशन $2 लाख का, ताकि UPU का डेवलपमेंट और टेक्निकल असिस्टेंस एक्टिविटीज टेक केयर की जा सके। UPU का हेड ऑफिस कहाँ है, बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है। लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन दी वर्ल्ड। सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग दुनिया में जो है वो बनके खड़ी हो चुकी है, गुजरात के अंदर है। और इसने पीछे छोड़ दिया है पेंटागन को, जो कि US आर्मी का हेड ऑफिस है ना, उससे भी बड़ा ऑफिस अब हमने क्रिएट कर लिया है। सो इंडियन बिल्डिंग सरपासेस पेंटागन टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस। कहाँ है ये, गुजरात में, सूरत में। तो सूरत डायमंड बुर्स
सूरत डायमंड बोर्स ये एक डायमंड एक्सचेंज का ऑफिस है और इसने पीछे छोड़ा है पेंटागन को। इसको डिज़ाइन किया है दिल्ली बेस्ड मॉर्फोजेनेसिस ने और उसमें भी पर्टिकुलर जो डिज़ाइनर है मनित रस्तोगी। पीएम मोदी ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन करेंगे नवंबर के अंदर, बट ये रेडी हो चुका है। तो सूरत वैसे भी डायमंड्स के लिए जाना जाता है और अगर हम मिनिस्ट्री की, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात माने तो 15 डायमंड्स में से 14 इंडिया में और पर्टिकुलरली सूरत में ही फाइनल कट किए जाते हैं। तो कटिंग के लिए जाना जाता है ज़्यादा। आगे बढ़े, डिजिटल टाइम वाउचर्स। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो दूरदर्शन के ऊपर या ऑल इंडिया रेडियो पे जब भी किसी पार्टी को अपना प्रचार करना होता है तो उनको टाइम वाउचर्स दिए जाते थे और वो फिजिकल ऑफिस से जाकर के लेने होते थे कि भाई आपको इतना समय, आपको 5 मिनट का वाउचर चाहिए, 10 मिनट का वाउचर चाहिए, यानी इतनी देर के लिए आप वहाँ पे प्रचार प्रसार कर सकते हो, ताकि जो नेशनल एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सबको एक बराबरी का मौका मिले। अब डिजिटल टाइम वाउचर्स लॉन्च हो गए, यानी अब आपको जाकर के फिजिकली कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन वाउचर्स आपको मिल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है डिजिटल टाइम वाउचर्स नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन कर सकती हैं दूरदर्शन पर और ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर। ये जो स्कीम है ना इनिशियली टाइम वाउचर्स देने की, वो लॉन्च की गई थी 1998 के अंदर कि सबको इक्विटेबल एक्सेस मिले गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इलेक्शन के टाइम में, एटलीस्ट ब्रॉडकास्टिंग के एंगल से। टाटा टू सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी फैक्ट्री इन यूके फॉर 4 बिलियन पाउंड। अब देखो, यूके की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री अगर कोई लेकर के आ रहा है तो टाटा लेकर के आ रहा है और इंडिया के बाहर भी टाटा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही बैटरीज का सेटअप हो रहा है यूके में। तो टाटा सेटअप करेगा फैक्ट्री इंग्लैंड के अंदर 4 बिलियन पाउंड के इन्वेस्टमेंट के साथ में, और वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर ऑलरेडी प्लान्स हैं टाटा के जैगवार वगैरह के लिए बैटरीज बनाना। 4 गीगावाट आवर 40 गीगावाट आवर की लार्जेस्ट यूरोप के अंदर टाटा की पहली आउटसाइड ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट द बिगेस्ट बट ऑल्सो फर्स्ट आउटसाइड इंडिया फैक्ट्री बनेगी। कहाँ बनेगी? इंग्लैंड के अंदर बनेगी। न्यू गाइडलाइंस फॉर सीनियर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट बनने के लिए टाइम ड्यूरेशन तो बता रखी थी पहले से कि हाँ भाई 10 साल तक आपको एडवोकेट के रोल पे काम करना होगा, तभी आप एलिजिबल होगे सीनियर एडवोकेट बनने के लिए, लेकिन अभी तक कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं डाला गया था। तो अब नई गाइडलाइंस आई हैं कि सीनियर एडवोकेट अगर आपको कहलाना है, एलिजिबिलिटी आपको अगर पास करनी है, तो ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। कौन से हैं वो देखते हैं। तो नई गाइडलाइंस आई हैं जो कि एग्जिस्टिंग 2017 की जो गाइडलाइंस है उनको रिप्लेस करेगी। पहली चीज़ तो ये मैंने आपको बताई थी, 10 ईयर्स मिनिमम 10 ईयर्स एज लॉयर आप फंक्शन किए हुए होने चाहिए। दूसरी आ जाती है कि मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 45 ईयर्स होनी चाहिए। हालांकि एक कमिटी है जो कि इस एज लिमिट को रिलैक्स भी कर सकती है, ठीक है, तो ये एज लिमिट इसमें डाली गई है। तो ये किया गया ताकि जो पूरा प्रोसेस होता है ना एक सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने का, उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके। और जस्टिस SK कौल हैं जो कि 3 जजेस के बेंच को लीड कर रहे थे, उन्होंने फैसला सुनाया है। अब मैंने जब कहा कि ये जो एज लिमिट है ये कंसिडर की जा सकती है कमेटी के द्वारा, तो कमेटी में कौन है? कमेटी के अंदर बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल और बार रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि ट्वाइस अ ईयर मिलेंगे, बैठेंगे और जितने भी केसेस आए होंगे यानी ऐसे कैंडिडेट्स आए होंगे उनकी एलिजिबिलिटी को देखेंगे और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे। 2017 में जो गाइडलाइंस थी उनके अंदर मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया था। जो आपसे मैंने क्वेश्चन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसका आंसर मिल जाएगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा स्टेट को ये कहा है कि भाई अब आपको महादेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को नोटिफाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो NTCA है उसने ऑलरेडी स्टेट को रेकमेंड कर दिया है, ठीक है। पहले क्या होता है, स्टेट की तरफ से प्रपोजल जाता है, NTCA अगर उसको अप्रूव कर देता है तो स्टेट नोटिफाई कर सकता है, लेकिन अब NTCA ने अप्रूवल दे दिया फिर भी स्टेट नोटिफाई नहीं कर रहा है, तो अब हाई कोर्ट ने बोला है कि भैया नोटिफाई करो। ये खबर है। अब अपन देख लेते हैं महादेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में। महादेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी टू बी नोटिफाइड टाइगर रिजर्व सून। कैसे नोटिफाई करने के लिए? टाइगर रिजर्व के तौर पे। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी तो है ही, पर आप टाइगर रिजर्व के तौर पे इसको नोटिफाई करो। तो अभी नोटिफाई नहीं हुई है, सून है, बोला है करने के लिए। गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने डायरेक्टिव लॉन्च किया है गोवा गवर्नमेंट को कि महादेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और उसके जो सराउंडिंग एरियाज है उनको टाइगर रिजर्व की तरह नोटिफाई कीजिए। और NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उन्होंने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है ऐसा करने के लिए। अब महादेवी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कौन से स्टेट में पड़ती है? गोवा में पड़ती है। वहाँ से कौन सी रिवर जाती है? महादेवी रिवर, जो कि मांडोवी रिवर की डाउनस्ट्रीम यानी नीचे जाने के बाद मांडोवी रिवर महादेवी कहलाती है और ये इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से गुजरती है और पूरे इसके कैचमेंट एरिया में ही ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पड़ती है।
इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोमिनेंट वाटरफॉल्स कौन से हैं? वज्र साखला फॉल्स, विरदी फॉल्स, उसके अलावा इंटरनेशनल बर्ड एरिया भी इस पूरे एरिया को डिक्लेयर किया गया बिकॉज बहुत सारी वैरायटी ऑफ बर्ड्स यहाँ मिलती है। गोवा की जो 3 हाईएस्ट पीक्स हैं वो भी इसी एरिया, इसी सेंचुरी के अंदर पड़ती हैं। और ये कहाँ है मैप पे अगर आप देखना चाहो तो ये गोवा का मैप आपको दिख रहा है, ये महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नीचे भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दिस इज महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गॉट इट? India has 3682 tigers, home to 75% of global numbers, tiger census data। इस आंकड़े को लेके ना बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों में कि भाई पीएम मोदी ने तो हमको अनाउंस करके दिया कि 3167 टाइगर्स हैं, है ना। जब 50 इयर्स पूरे हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर को तो पीएम मोदी ने अपने एड्रेस में बोला था भाई 3167 टाइगर्स हैं, ठीक है। फिर एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट इंटरनेशनल टाइगर्स डे पे आती है जिसके हिसाब से कहा जाता है 3682 टाइगर्स हैं। और फिर एक रिपोर्ट आती है भाई एनटीसीए की तरफ से, इन्होंने बोला कि मैक्सिमम तो 3925 टाइगर्स हैं। तो हैं कितने टाइगर्स? तो देखिए आपको यही नंबर और इन्हीं टर्म्स के साथ में इसको पेश करना पड़ेगा कि अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम कितने टाइगर्स हो सकते हैं, तो 3925 टाइगर्स हैं इंडिया में। एवरेज की बात करें तो 3682 टाइगर्स। तो हम सबसे प्रॉपर डेटा ये वाला लेके चल सकते हैं, 3682 टाइगर्स हैं और 75% पूरी ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में ही है क्योंकि टाइगर सेंसस डेटा से निकल के आई है। अब आपको जब आप सोचोगे ये अलग अलग डेटा क्यों, क्योंकि एक होता है कैमरा ट्रैपिंग मेथड के कैमरा में टाइगर दर्ज हुआ, एक होता है नॉन कैमरा, किसी ने देखा होगा, मैनुअल एंट्री की होगी, पग मार्क से देखा होगा, है ना, स्टूल जो होते हैं यानी पॉटी होती है जो टाइगर की, उन सब तरीक़ों से पता लगाया जाता है। तो कैमरा एंड नॉन कैमरा की वजह से ये थोड़े वेरिएशन आ जाते हैं। तो एवरेज नंबर 3682। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें जिन्होंने कैमरा ट्रैप्ड और नॉन कैमरा ट्रैप्ड टाइगर प्रेजेंस एरिया से ये पूरा एनालिसिस किया है तो एवरेज 3682 निकला है, मैक्सिमम 3925 है। और मध्य प्रदेश स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय उत्तराखंड। सो 785 टाइगर्स, 565 कर्नाटका, 560 उत्तराखंड। अब ये तो स्टेट वाइज बात हो गई। अगर अच्छा ये तो हमने बात कर ही ली ना कि जब 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर पे 3167 का आंकड़ा आया था ना सामने, तो सिर्फ कैमरा ट्रैप्ड मेथड जो एरियाज थे ना जहाँ पे कैमरा लगे हुए थे सिर्फ वहीं के आंकड़ों को रखा गया था। अब नॉन कैमरा वाले एरियाज का भी आंकड़ा सामने आया तो नंबर चेंज हो गया है, ठीक है। और ग्रोथ किस रेट से हो रही है? 6.1% पर एनम की रेट से टाइगर्स ग्रो कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन। अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व्स की तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे टाइगर सबसे ज़्यादा हैं। स्टेट तो हमने देख लिया महाराष्ट्र और सॉरी मध्य प्रदेश। और अगर हम टाइगर्स की बात करें तो कॉर्बेट, फॉलोड बाय बांदीपुर एंड फॉलोड बाय नागरहोल। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे आप। जल्दी से बता दो मुझे, कॉर्बेट, बांदीपुर, नागरहोल कौन कौन से स्टेट में पड़ते हैं? जिम कॉर्बेट तो छोड़ो, मैं नहीं पूछती, उत्तराखंड है। बांदीपुर और नागरहोल बता दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन। नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023, तो काफ़ी सारे अभी क्योंकि मानसून सत्र या मानसून सेशन चल रहा है तो बहुत से बिल्स सामने आ रहे हैं जो पास होते जा रहे हैं, उनको हम पढ़ते जाएंगे। नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। अब इसके तहत जो डेंटिस्ट एक्ट 1948 है उसको रिपील करो भाई, उसके अंदर चेंजेस लेकर के आओ और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कीजिए नेशनल डेंटल कमीशन से। जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन है ना, ऐसी नेशनल डेंटल कमीशन होनी चाहिए। और 50% जो सीट्स हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की वो ये कमीशन ही गवर्न करे। तो डेंटल प्रोसीजर्स और स्टडी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए ये बिल के अंदर प्रपोजल्स रखे गए हैं ना। हेड ऑफिस जो होगा नेशनल डेंटल कमीशन का वो न्यू दिल्ली के अंदर होना है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें अपॉइंटमेंट्स अलग अलग पोजीशंस पे करेगी। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा के जो हैं उनका पैनल रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया है। जो चेयरपर्सन होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्स ऑफिशियो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे। तो उनकी एब्सेंस में हाउस जो है उसके सारे प्रोसीजर को कौन कंडक्ट करवाएगा? वाइस चेयरपर्सन कंडक्ट करवाते हैं। और इनके अंदर कुछ बदलाव किया गया है, हाफ ऑफ देम बीइंग वुमेन। अब जो पार्लियामेंट के अपर हाउस में वाइस चेयरपर्सन का जो पैनल बनाया गया उसमें आधी फीमेल्स रखी गई हैं, ठीक है। और कौन कौन सी हैं? पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक। कौन है ये एस फांगनोन कोन्याक? ये नागालैंड से पहली राज्यसभा मेंबर चुन करके आई थी, ठीक है। तो ये एक नाम और ध्यान रखिएगा, बाकी सारे मेंबर्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सबके
Then rules amending relating to retirement benefits of IAS, IPS, IFOS pensioners, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के जो भी पेंशनर होंगे उनसे रिलेटेड रूल्स को अमेंड किया गया है। और ये अमेंडमेंट डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 के अंदर लाया गया। अब इसके तहत क्या है मैं सीधे सीधे बता देती हूँ, इतना सब आप बाद में पढ़ लेना, कि अगर इन तीनों पोजीशन में से कोई भी अधिकारी सीरियस क्राइम का हिस्सा पाया जाता है होता हुआ, तो उनकी पेंशन को पूरी तरह से रोका जा सकता है, पार्शली रोका जा सकता है, विथहोल्ड किया जा सकता है। लेकिन पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट अगर रेकमेंड करेगी तो ही सेंटर ये काम कर सकता था। लेकिन अब सेंटर ने पूरा का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया है कि स्टेट रेकमेंड करे, बोले ना बोले, उससे मतलब नहीं। अगर हम दोषी पाएंगे इन 3 पोजीशंस पे लोगों को, तो ये जो पेंशन से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं या कंट्रोल है वो हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा चेंज किया गया है। टंकाई मेथड, टंकाई मेथड क्या है, किससे रिलेटेड है? तो एक अग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी के बीच में कि जो ट्रेडिशनल टंकाई मेथड होता था उसको वापस से रिजुविनेट किया जाए। टंकाई मेथड के अंदर जो 2 लकड़ियां हैं, जब भी कोई नाव या वेसल शिप वगैरह बनेगी तो जो लकड़ियां हैं उनको आपस में टांके लगा कर, सिलाई होती है ना जैसे, उस तरह से वुडन प्लैंक्स को स्टिच करके जोड़ा जाएगा, कीलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये 2000 साल पुरानी एक टेक्निक है शिप बिल्डिंग की, उसको स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड कहते हैं, टंकाई मेथड कहते हैं। उसको रिवाइव करने की बात हो रही है। 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2023 कहाँ हुआ भाई, कहाँ हुआ? ये हुआ खजुराहो मध्य प्रदेश में 25 जुलाई 2023 को। हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट वॉज कंडक्टेड और हेल्ड एट खजुराहो इन MP, और इसकी थीम क्या थी? रीचिंग द लास्ट माइल। रीजनल कनेक्टिविटी जो होती है ना उड़ान स्कीम के तहत जो होती है, उसी में हेलीकॉप्टर्स और स्मॉल एयरक्राफ्ट्स को भी इंक्लूड किए जाने की बात हुई, ये थीम रही। तो एम था कि उड़ान स्कीम रिमोट और हिली एरियाज तक पहुंचे, तो हर जगह प्लेन की लैंडिंग के लिए तो हो नहीं सकती पॉसिबिलिटी, तो हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट को भी शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक है, देन PM मोदी इनॉग्रेट्स IECC कॉम्प्लेक्स एट प्रगति मैदान दिल्ली। IECC कॉम्प्लेक्स जिसको कि भारत मंडपम भी कहा जाता है या कहा गया, उसका इनॉग्रेशन हुआ। PM इनॉग्रेट्स इंडियाज ग्रैंड, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। एग्जीबिशंस लगाने हो, कन्वेंशंस करने हो तो यहाँ पे किए जाएंगे, एंड दैट इज भारत मंडपम। IECC का फुल फॉर्म समझ में आ गया। भारत मंडपम का इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से लिया गया? लॉर्ड बसवेश्वराज अनुभव मंडपम से, जो कि पब्लिक फेस्टिवल्स वगैरह के लिए एक पेविलियन के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इंडिया की जो सबसे बड़ी मीटिंग्स होने वाली हैं, कन्वेंशंस, एग्जीबिशंस होंगी, उन सब के लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पे इसको रेडी किया गया है। इसकी अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो जो शंख होता है ना, शंख बड़ा वाला जिसको बजाया जाता है, उसकी डिज़ाइन से इंस्पायर होकर शेप ऑफ कॉच शेल, उससे इंस्पायर होकर इसको बनाया गया है। 7000 लोगों की प्रॉपर सिटिंग कैपेसिटी है, जो कि ओपेरा हाउस जो है सिडनी का उससे भी ज़्यादा है। और भारत मंडपम करीब 2700 करोड़ 2700 करोड़ की लागत से बना। तो भारत मंडपम हो गया। उसके साथ साथ एक और देखिए, युगे युगीन भारत। इंडिया टू हैव, अभी हुआ नहीं है, लॉन्च नहीं हुआ है, इस पे काम चालू होगा। इंडिया विल हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, जिसका नाम रखा जाएगा युगे युगीन भारत। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ बनेगा? दिल्ली के अंदर बनेगा। और इसके अंदर इंडिया की जो 5000 साल तक की हिस्ट्री है उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। 8 थीमेटिक सेगमेंट्स होंगे, अलग अलग थीम के ऊपर बेस्ड सेगमेंट्स होंगे, और 1 लाख स्क्वायर मीटर में इसको बनाया जाएगा। और अभी जो एग्जिस्टिंग नेशनल म्यूजियम है ना, वो फिर रिप्लेस हो जाएगा इससे। करंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है? लूव्र म्यूजियम है, फ्रांस, पेरिस के अंदर। और फिर ये हो जाने वाला है युगे युगीन भारत, व्हेन इट विल बी रेडी ऑफ कोर्स। लोकसभा पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 टू अमेंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022। अब देखिए, नॉट 2022, 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, और उसमें संशोधन लाया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, और ये पास हो चुका है। और ये थोड़ा विवादास्पद रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई, पहले बता देती हूँ इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की बात कही गई है, फिर हम देखते हैं। तो पहली बात इसमें कही गई कि जो आयुष के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कि आयुष में रजिस्टर्ड हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जो प्रोसीजर्स होते हैं उनसे गुजरने का और हर एक चीज़ में परमिशन लेने की ज़रूरत ना हो, वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे कर सके और उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो अभी तक इन बहुत से लेवल पे परमिशंस लेने की ज़रूरत होती थी, बहुत से लेवल पे रोक हुआ करती थी, एक्सेस नहीं कर सकते आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज डायरेक्टली।
दूसरी चीज़, कंप्लायंस बर्डन खत्म कर दिया गया है और कम कर दिया गया है, और पेटेंट एप्लीकेशन के प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। पहले अप्रूवल लेना होता था और उस पर अगर सब ठीक रहा तो ही एप्लीकेशन सबमिट होती थी। अब एप्लीकेशन तो सबकी सबमिट हो जाएगी, जब आपको मिलना होगा पेटेंट वगैरह उस समय सारे चेक्स वगैरह किए जाएंगे। तो बेसिकली एप्लीकेशन सबमिशन के प्रोसेस को काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। अगेन जो भी आयुष से रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी R&D होगी और उसके आप जो पेटेंट्स करवाना चाह रहे हो उसके प्रोसेस को सिंपल कर दिया गया। फिर बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस थे जिनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। पहले उसके लिए सीधी कारावास या फिर क्रिमिनल ऑफेंस की तरह उसको कंसिडर किया जाता था, अब उसको पेनल्टी के अंडर में डाल दिया गया। पेनल्टी कौन तय करेगा? अगेन रिलेटेड बॉडीज या गवर्नमेंट तय करेगी। तो विपक्ष का ये कहना है कि आपने जो सारे चेंजेस किए हैं ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, इससे आप इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हो, इससे आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो क्वालिटी को गिराओगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा दोगे, आप सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कर रहे हो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इससे इम्पैक्ट नेगेटिवली करेगी। जबकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ रह रही हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा लोग R&D कर पाएंगे, उसके बेनिफिट शेयर कर पाएंगे, वो लोग भी ज़्यादा एक्सेस कर पाएंगे। और ऑफकोर्स आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा, अगर ज़्यादा लोग R&D कर पा रहे हैं, ज़्यादा लोग पेटेंट्स फाइल कर पाएंगे, ज़्यादा लोग ईजी कंप्लाइंस तरीके बना दिए हैं, तो मोर पीपल विल बी वर्किंग इनटू दिस एरिया। तो आयुर्वेद को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे और बढ़ावा मिलेगा। तो इन दोनों पक्ष विपक्ष की दलीलें सामने आ गई। हैविंग सेड दैट, पास तो हो ही चुका है। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 राज्यसभा में जब इसके ऊपर डिस्कशन आया ना, तो सबके अपने कंसर्न थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न नहीं आया। सबने बस ये बोला कि हाँ ठीक है, ये जो आप कंप्लाइंस ईजी कर रहे हो, R&D के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स वगैरह सब ईजी कर रहे हो, अच्छी बात है, बस ये ध्यान रखिएगा कि नेचर को ज़्यादा हैम्पर करते हुए हम इंडस्ट्री को ग्रो ना करें। ये एक आधी मोटी बात रही। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जिसमें अब संशोधन किया गया, उसकी बात कर लेते हैं कि इसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत लाया गया था। मेन एम क्या था? सस्टेनेबल, फेयर, इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की। ऐसा नहीं है कोई एक तबका पूरा यूज़ कर रहा है, बाकियों को या वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको नहीं मिल रहा जो उस पर डिपेंडेंट है, और उसकी शेयरिंग भी सबके साथ होनी चाहिए। तो एक 3 लेयर का एक स्ट्रक्चर बनाया गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे ऊपर आता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, फिर स्टेट लेवल पे आती है, और एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आती है। तो ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ना, ये चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर्ड है। अच्छा, ये अब जैसे हमने अभी ये पढ़ा, स्टिल अगर आपको इसमें, क्योंकि हम यहाँ बहुत एक लेवल तक ही डिस्कशन कर सकते हैं, अगर और ज़्यादा डेप्थ में इस तरह की चीज़ें जो कि बर्निंग इश्यूज़ में आती हैं समझनी है, तो बर्निंग इश्यूज़ की क्लासेस चल रही हैं प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे, और जानवी मैम उनको ले रही हैं। हफ्ते में 2 सेशंस आते हैं। बर्निंग इश्यूज़ की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देखिए। तो ये जो मुद्दे हैं जिन पे ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप स्टेट्स या ऐसे एग्जाम फेस कर रहे हो जिनमें आंसर राइटिंग करनी होगी, सिविल्स फेस कर रहे हो, तो आप वो वीडियोस जा करके डेफिनेटली देखिएगा। ठीक है, चलिए। कोई भी अगर आप प्रीलिम्स के बाद अगर आप मेंस देते हो, जो भी एग्जाम है जिसमें मेंस आता हो, तो ये सारे टॉपिक डिटेल में जानने ज़रूरी हैं आपके। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, तो एक और बिल है जिसमें संशोधन पास हो चुका है। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं, पास भी हो गया है। ठीक है, जुलाई के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो चुका है। यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने इसको पेश किया। मेन एम क्या था? ये जो पायरेसी होती है ना, कि जो मूवीज़ हैं उनकी अनऑथराइज कॉपी कर ली जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एग्जिबिट भी कर दिया जाता है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, तो उसको रोकथाम करना, क्योंकि इससे ह्यूज लॉसेस होते हैं इंडस्ट्री को। 2019 की अगर हम बात करें तो 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ, प्लस ऑफ कोर्स क्वालिटी ख़राब होती है, सारी चीज़ें है ना, तो इसके लिए इसको लाया गया। तो इसके तहत 3 साल से लेकर की सज़ा से लेकर के 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है अगर पाया जाता है कि कोई भी इंसान पायरेसी में शामिल है। उसी के अलावा रिक्लासिफाई किया गया है फिल्म्स को ऑन द बेसिस ऑफ एज। पहले क्या होता था, UA या UA सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। अब बोला गया कि नहीं भैया, ये UA से काम नहीं चलेगा, UA में भी कैटेगराइज कीजिए कि ये 7+ के लिए है, 13+ के लिए, 16+ के लिए है, क्या है। ठीक है, तो अब ये और एज रिलेटेड कैटेगरीज बना दी गई हैं। अगर हम बात करें सिनेमाटोग्राफिक इंडियन सिनेमाटोग्राफ बिल 1952 की, जिसमें अब संशोधन किया गया, तो ये बिल लाया गया था जिसके तहत सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई। सेंसर बोर्ड, जिसको बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1993 में नाम दिया गया। ठीक है, उसी के साथ साथ स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म टाइटल, फिल्म को क्या टाइटल दे रहे हो आप, उसकी भी स्क्रीनिंग की जाती है। आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइटल नहीं दे सकते हो, क्या वो टाइटल भड़काऊ है, ऑब्सीन है, उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीज़ें देखी जाती। ठीक है, आगे चलते हैं।
ओप्पो इंडिया सेटअप फर्स्ट पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब इन केरला। सो ओप्पो ने नीति आयोग के साथ में मिलकर के पहली अटल टिंकरिंग लैब कहाँ स्टार्ट की है? केरला के अंदर स्टार्ट की है। टिंकरिंग लैब का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो यूथ है, जो बच्चे हैं या जो युवा हो रहे हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, इन सब का वातावरण पहले से दिया जाए। तो रोबोटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स डेवलप करना हो गया, ये सब शुरू से माहौल दिया जाए। तो ये ओप्पो ने स्टार्ट किया चेन्नई में। क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च फॉर एमएसएमई सेक्टर इन एमएसएमईज इन लाइफ स्टॉक सेक्टर। जो मवेशी पालन में इन्वॉल्व हैं, लाइफ स्टॉक सेक्टर में जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम सरकार लेकर के आई है और किसी कोलेट्रल के बिना ये आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। और पहली बार ऐसी क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए, ठीक है, यानी पशुधन क्षेत्र के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उसने इम्प्लीमेंट किया क्रेडिट गारंटी स्कीम। किसके लिए? एमएसएमई जो कि लाइफ स्टॉक में जुड़ी हुई हैं। इसके तहत 90% तक जो पूरी प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, उस पर उतना लोन दिया जाएगा। कोलेट्रल नहीं, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी आपसे नहीं मांगी जाएगी, और जो इंटरेस्ट है वो भी 3% तक उस पर भी छूट दी जा सकेगी। अलग अलग बैंक्स वगैरह के थ्रू ये पॉसिबल होगा। इंडिया बैन्स नॉन बासमती राइस वाइट राइस एक्सपोर्ट। सो नॉन बासमती कैटेगरी में जो भी चावल आते हैं ना, वाइट राइस, ब्राउन राइस वगैरह की बात नहीं हो रही, उसके एक्सपोर्ट पे इमीडिएटली रोक लगा दी है सरकार ने। अब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, लेकिन अभी तो लगा दी है। क्यों? तो नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट्स पे इमीडिएट रोक लगाई गई है। क्यों? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ही इसकी कमी हो गई। क्यों हो गई साहब? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इसके प्राइसेस में एकदम से सर्ज देखा गया, यानी प्राइसेस बढ़ गए तो डोमेस्टिक कंज्यूमर तो खरीद नहीं रहा, तो एकदम से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखी गई। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखी गई तो यहाँ कमी पड़ गई, तो सरकार ने बोला भेजो मत बाहर, पहले अंदर की पूर्ति करो, ठीक है। सो इमीडिएट बैन लगाया गया है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस पे। जो कुछ शिपमेंट जा रहे थे उनको चलने दिया गया है। जो टोटल राइस एक्सपोर्ट होता है ना, उसका 25% ये नॉन बासमती वाइट राइस से होता है। तो 11.5% इंक्रीज देखा गया डोमेस्टिक राइस प्राइसेस के अंदर 2022 में, और इसके चलते 35% इंक्रीज एक्सपोर्ट्स में बढ़ गया। तो सरकार ने बोला भाई एक्सपोर्ट्स में सिर्फ इस रीज़न से नहीं, ऑफकोर्स बहुत से और फैक्टर्स थे, जैसे कि एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस अच्छे मिल रहे थे, एल नीनो इन्फ्लुएंस हुआ तो चावल की इस बार खेती उतनी ठीक नहीं हुई, तो ऑफकोर्स प्राइसेस बढ़ गए। इन सब चलते एक्सपोर्ट में अच्छे दाम मिल रहे हैं, इंडिया में डिमांड कम जा रही है, तो चलो भाई ठीक है। और क्या, तो बस डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी रहे इसलिए। उल्लास मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट वाइड स्प्रेड एक्सेस टू बेसिक लिटरेसी। तो उल्लास ऐप है जिसके थ्रू बेसिक लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाएगा, उसका लॉन्च किया गया है। सेंट्रल लॉन्च उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। तो उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन किससे जुड़ी हुई है? बेसिक लिटरेसी से जुड़ी हुई है। इसका फुल फॉर्म देखिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। हर किसी को पढ़ाई से जोड़ सके, इसके लिए इसको लाया गया है। जन जन साक्षर, ये इसका स्लोगन है। एनसीईआरटी की जो किताबें वगैरह है ना, उसका जो मटेरियल है वो इसके थ्रू ही पढ़ाया जाएगा, इस पर डाला जाएगा। तो बेसिक फंक्शनल लिटरेसी हो, बेसिक स्किल्स हो, बेसिक लाइफ लेसन्स हो, हर एरिया में बेसिक लिटरेसी, वो बैंक हो, लीगल एरियाज हो, सब कुछ उसके लिए लाया गया है। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2 इयर्स के लिए। तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि स्कीम को एक्सटेंड किया गया, तीसरी बार एक्सटेंशन किया गया है। अब ये स्कीम है क्या? देखिए, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ESIC, उसके तहत में जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो अगर नौकरी छूट गई तो अब क्या करें? क्यों? अब उसके लिए ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है कि ये रिलीफ प्रोवाइड करेगा कैश कॉम्पनसेशन में, यानी ESIC से ही पैसा निकाल करके 90 डेज तक ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो ESIC के अंदर इंश्योर्ड है लेकिन उनकी नौकरी चली गई, जॉब नहीं है, तो अब 9 महीने तक आप यहाँ से पैसा ले सकते हो। और तीसरी बार इसका एक्सटेंशन किया गया। 2008 में पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन अब जब कोविड का टाइम आ गया, लोगों की नौकरियाँ चली गई, तो ESIC में जो सिक्योर्ड थे उनको कैश कॉम्पनसेशन दिया गया यहाँ से। इंडिया पुल्स आउट ऑफ गेम्स इन चाइना ओवर स्टेपल्ड वीज़ा फॉर अरुणाचल एथलीट। स्टेपल्ड वीज़ा एक मुद्दा बन के वापस से खड़ा हुआ। अरुणाचल की 3 फीमेल एथलीट्स को
चाइना ने स्टेपल्ड वीज़ा दिया, जो कि नॉर्मल वीज़ा से डिफरेंट होता है। नॉर्मल वीज़ा के अंदर ठप्पा लग जाता है, आपकी वीज़ा पे स्टैंपिंग हो जाती है, यहाँ पे अलग से स्टेपल किया जाता है। तो चाइना का ये तरीका है बताने का कि नहीं भाई, ये जो अरुणाचल के जिस एरिया से लोग आ रहे हैं ना, तो ये चाइना से अलग ही नहीं है, ये हिस्सा है तो चाइना में ही आता है टेरिटरी में, तो हम ऐसा वीज़ा तो कैसे लगा दें अपने ही देश में। तो ये चाइना का एक तरीका था हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने का, कि भाई अरुणाचल इंडिया का नहीं, हमारा हिस्सा है। दूसरी चीज़ ऑफकोर्स स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी इससे ख़राब होती है, कुछ खिलाड़ी वीज़ा मिल रहा है, कुछ को स्टेपल मिल रहा है। तो यही पूरा मुद्दा था, जिसके तहत इंडिया ने फिर क्या किया, जिस कंपटीशन के लिए हम जा रहे थे, वुशु मार्शल आर्ट्स समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चाइना में, वहाँ से हमने अपना पार्टिसिपेशन विड्रॉ कर लिया। पहले भी चाइना ने एक दो बार ऐसा किया है, पहली बार नहीं हुआ है। चलिए, तो नेशनल न्यूज़ के अंदर अब हम शॉर्ट न्यूज़ सेक्शन पे आ जाते हैं। जितनी न्यूज़ डिटेल डिस्क्रिप्शन मांगती थी वो हमने देख ली। अब कुछ वन लाइनर सॉर्ट ऑफ है, वन लाइनर इन द सेंस पॉइंटर्स है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये पूरी एक योजना है जिसके तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये पूरा नाम है। तो उन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ई सरस। तो जो स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, फीमेल्स वगैरह के बन जाते हैं, तो वो जो भी प्रोड्यूस बनाएंगी उन प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स और सेल्स चैनल्स से जोड़ने के लिए ई सरस ऐप लॉन्च की है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। टंग टू स्टार्ट हो गया बिकॉज बहुत देर से बोल रहे हैं, आई एम टायर्ड। एनीवेज, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर के ऑपरेशन शुरू हो गए। इंडिया का पहला इंडिया में ही बना हुआ, इंडिजिनस यानी भारत में ही बना हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर चालू हो गया है, कमर्शियल ऑपरेशन चालू हो गया उसके। 67 ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस कोलंबो के अंदर कंडक्ट किया गया। सीधी एक वन लाइनर चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि आईआईटी जो है, पहला आईआईटी का फॉरेन कैंपस या इंडिया के बाहर कैंपस, फॉरेन तो नहीं बोलेंगे, आईआईटी का पहला भारत के बाहर जो कैंपस है वो ज़ांज़िबार तंजानिया के अंदर खोला जाएगा। इंडिया ने आसियान कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन होस्ट की। तो आसियान कंट्रीज़ कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन सी कंट्री ने होस्ट की? इंडिया ने होस्ट की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड गुजरात फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो कि बिल्कुल स्क्रैच से यानी शुरुआत से बनाया जाता है, उसका इनॉग्रेशन किया। उसका नाम है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये हिरासर राजकोट के अंदर पड़ता है। अणु अवेयरनेस यात्रा 2023। सो अणु क्या होते हैं? अणु एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन, दिस वाज लॉन्च। अणु अवेयरनेस यात्रा लॉन्च की गई कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे सारे नेशनल न्यूज़ ख़त्म। एंड नो मैटर आई एम एग्जॉस्टेड और नॉट, नो मैटर यू आर एग्जॉस्टेड और नॉट, हमें कंटिन्यू तो करना ही है। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड सेक्शन की तरफ, विच इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पे जो आप न्यूज़ देखोगे, ऑफकोर्स बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए तो काम की है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे फिनेंस न्यूज़ का कंपाइलेशन भी है जो सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो कंटिन्यू फॉलोइंग फ्रॉम योर ऑल्सो। ओके, उससे पहले हम देख लेते हैं आपका एक जो क्वेरी आती है कि भाई परचम ऐप पे बहुत सारे सीए के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी करंट अफेयर के डॉक्यूमेंट है, किसको कैसे यूज़ करें। तो एक तो अगर आपको मंथली करंट अफेयर पढ़नी है तो उसका डॉक्यूमेंट है। डेप्थ में अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है तो मंथली एंड 6 मंथली, अभी ये 2 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, परचम classes.in पे भी मिल जाएंगे और ये जो भी बड़े कंपाइलेशन होते हैं वो ऐप पे भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो शॉर्टकट में, एग्जाम बिल्कुल सिर पे है, बहुत तैयारी नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है, तो शॉर्टकट पे चले जाइए। सीए रफ्तार 6 मंथ्स का एक्सीलेंट कंपाइलेशन है, वन लाइनर्स का या शॉर्ट न्यूज़ का। सारी न्यूज़ मिलेगी लेकिन 2-2, 3-3 लाइन फॉर्मेट में मिलेगी, और सवाल है जो कि MCQ फॉर्मेट के अंदर सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करता है। ये क्वार्टरली आता है, तो जुलाई से लेके जून तक 2 आ चुके हैं, फर्दर एक और क्वार्टर खत्म होगा तो आ जाएगा। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भी है, परचम ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए। GSTN लॉन्चेस जियो कोडिंग फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। GSTN जो है यानी GST नेटवर्क जो है, उन्होंने जियो कोडिंग सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए लॉन्च कर दिया है। जियो कोडिंग क्या है? बेसिकली जब भी एड्रेस डिटेल्स बहुत आपके जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए आपके एड्रेस डिटेल्स डाल दिए जाएंगे, ताकि कोई भी इनएक्यूरेट फ्रॉड्यूलेंट एड्रेस डिटेल्स डाल करके GST
फाइल ना कर सके। तो पहले कुछ जगह चल रहा था, अब इसको पूरी जगह कर दिया गया है। कन्वर्ट्स एड्रेस ऑफ अ लोकेशन इनटू जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, और पता लग जाएगा कि आपने जो एड्रेस डाला है वो सही है या नहीं है। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स अगर उसके आ गए तो आपने सही डाला है, नहीं तो नहीं डाला है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिंग्स जीएसटी नेटवर्क अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जीएसटी नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जोड़ दिया गया है, यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी सारी, जो भी जीएसटी दे रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वालों से भी इसकी आपकी इन्फो शेयर की जाएगी। तो कभी अगर आपने जीएसटी से रिलेटेड कोई बड़ा क्राइम किया तो अब आप मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो अगर मैं फेक टैक्स इनपुट किया है, फेक इनवॉइसेस या कुछ पकड़े जाते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन अगर आपके अगेंस्ट लेना पता पड़ता है, तो नाउ यू विल बी कवर्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो शिकंजा कसता जा रहा है, आपको तो चिंता नहीं करनी, अभी तो आप पढ़ रहे हो। 50th जीएसटी काउंसिल मीट दिल्ली के अंदर हुई, जिसको चेयर किया हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने। तो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। हाइलाइट्स क्या रहे इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के? जब भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है तो जीएसटी में कोई ना कोई बदलाव देखने को मिल जाता है। तो 28% जीएसटी, जो हाईएस्ट स्लैब जाता है जीएसटी का, वो गेमिंग, हॉर्स राइडिंग और कसिनो के ऊपर लगाया जाएगा। फार्मा प्रोडक्ट्स जैसे कि कैंसर से रिलेटेड कोई दवाइयाँ हैं या फिर स्पेशल पर्पस के लिए जो मेडिसिन होती हैं, उनको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से, क्योंकि काफ़ी महंगी आती है और रेगुलर लेनी होती है। रिड्यूस किया गया है जीएसटी अनकुक्ड अनफ्राइड प्रोडक्ट्स के ऊपर 5% कर दिया गया है, और फिश सॉल्युबल पेस्ट पे भी 5% कर दिया गया है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकम्स द कंट्रीज फर्स्ट अर्बन बॉडी टू अर्न EPR क्रेडिट। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है पहली अर्बन बॉडी बन जाती है जिसको कि EPR दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट मिले हैं। क्रेडिट कैश में मिलता है, जैसे कभी आप शॉपिंग करते हो तो क्रेडिट्स मिलते हैं ना, उनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली अर्बन बॉडी बन गई है जिसको EPR क्रेडिट्स मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन इन्होंने कर रखा है। उस जो कोई भी, जहाँ कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रहा था, उसको लेना और वापस से उसको एक तरह से उन्होंने क्या किया, रिसाइकिल कर दिया। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज और कम हो, इसके लिए कदम उठाए इंदौर ने, उसके चलते इनको EPR क्रेडिट मिला है। रिसाइकलिंग द बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आफ्टर सीजिंग देम, EPR क्रेडिट इसके लिए मिले। उन्होंने 8 मीट्रिक टन बैंड प्लास्टिक को रिसाइकिल किया है, राइट। इंदौर वैसे भी इंडिया का क्लीनेस्ट शहर लगातार 6 बार ये खिताब ले चुका है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स। अब देखो, ऐसी जो न्यूज़ है ना, ये सबके लिए काम की नहीं होती, ये पर्टिकुलरली बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए काम की होती है। SSC, CDS, टीचिंग एग्जाम, इन सब में आपको ये ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स लॉन्च किए, 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब, ताकि ट्रांजैक्शन ईजी हो सके, सो क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशंस देने के लिए। PNB लॉन्चेस वर्चुअल ब्रांच इन मेटावर्स। मेटावर्स के अंदर PNB ने वर्चुअल ब्रांच ओपन कर दिए ताकि 3D एक्सपीरियंस ले सके जो भी आए, और वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है बैंक के और गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स वगैरह चल रही है बैंक के थ्रू, वो सब बताई जाएंगी। पंजाब नेशनल बैंक, इंक्लूजन ऑफ नॉन्गियप बैंक इन सेकंड शेड्यूल, RBI का नोटिफिकेशन है। अगेन ये सब बैंकिंग के हिसाब से अभी चल रही है। फिनेंस वाली जो न्यूज़ होगी, जैसे GST की न्यूज़ थी, सबको पता होनी चाहिए, ये न्यूज़ सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चों के लिए। तो RBI ने ये नोटिफाई किया है, इन्फॉर्म किया है कि जो नॉन्गियप बैंक है वो सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये वैसे साउथ कोरिया में हेडक्वार्टर्ड है, लेकिन इंडिया में इस बैंक की एंट्री 2016 में हो गई थी। बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट बैंक, अब दिस इज नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, ओके। बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट बैंक टू ऑफर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो ये जो स्कीम है ना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, ये सबको पता होनी चाहिए। अब पहला बैंक जो कि ये दे रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट के अलावा, तो बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। अब ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है क्या? तो इसके तहत जो भी फीमेल है, विमेन है, गर्ल है, या फिर उसके जो गार्जियन होंगे अगर वो माइनर है तो वो इनके नाम पे, फीमेल के नाम पे एक अकाउंट खोल सकते हैं, और जिसमें 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की राशि जमा करवाई जा सकती है। और उसका मिनिमम लॉक इन पीरियड, यानी कब तक वो FD के तौर पे या एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रहेगी, 2 साल तक रहेगी। और उसके बाद 7.5% क्वार्टरली जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा, उसके हिसाब से फिर जो भी राशि बनेगी उसको वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो बस ये स्कीम है। चलिए,
इंडिया होस्टेड बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज एग्जीबिशन, इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो इंडिया ने होस्ट की बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज एग्जीबिशन। इनॉग्रेट किया किसने? मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने किया। अब इसके अंदर देखिए, अच्छा कहाँ हुआ वो भी देख लो, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर्स फॉर आर्ट्स के अंदर इसको एग्जीबिशन किया गया। जो भी G20 कंट्रीज है उनकी करेंसी है ना, उसको एग्जिबिट किया गया और कईयों के पीछे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बने हुए हैं, वो सब इसके अंदर दिखाए गए। तो करेंसी की कल्चरल सिग्निफिकेंस के ऊपर ये पूरी एग्जीबिशन थी। G20 मेंबर नेशंस की बैंक नोट्स वगैरह डिस्प्ले किए गए, इंडियन करेंसी नोट्स भी डिस्प्ले किए गए। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कई बार जो इंस्टा पे फैक्ट्स जाते हैं उनमें भी बता चुके हैं, अदरवाइज भी ले चुके हैं कि हमारी कौन सी करेंसी के पीछे कौन सी फोटो है, और ये एग्जाम में भी पूछी जाती है और फिर भी बच्चे नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। 10 रुपये के नोट के पीछे सन टेम्पल है, 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा केव्स है, 500 के पीछे रेड फोर्ट है, 100 रुपये के नोट के पीछे कंचनजंगा माउंटेन्स है और गुजरात की रानी की वाव स्टेपवेल है। ठीक है, और कुछ बचा? 2000 का नोट, अब तो वो वापस ही ले रहे हैं, सरकार ने ले रहे हैं तो मतलब ठीक है। तो इंडियन करेंसी भी फीचर की गई जिनमें ये नोट डिस्प्ले में लगाए गए। आ जाओ, बैंक नोट्स विद अ स्टार सिंबल आइडेंटिकल टू एनी अदर लीगल बैंक नोट या लीगल टेंडर। अब देखो, बीच में अफवाह उड़ी कि भाई जो भी बैंक नोट्स है जिनमें ऐसा स्टार सिंबल आता है ना, वो इनलीगल नोट्स हैं, वो सही नोट्स नहीं है, वो नहीं लेने चाहिए। तो फिर जो RBI है उन्होंने बोला कि अरे भाई ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बाकी नोट हैं उनमें और स्टार नोट वालों में कोई फ़र्क नहीं होता। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इन सब में स्टार वाले हम कब से ही लॉन्च कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो RBI ने कन्फर्म की ऑथेंटिसिटी और ये सेम वैल्यू रखता है बाकी लीगल टेंडर की तरह। सोशल मीडिया पे फालतू की अफवाहें मत उड़ाइए, ठीक है। लवासा इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन सोल्ड टू डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 1.8 थाउजेंड करोड़। लवासा इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन कहा जाता है। ये मुल्शी वैली वेस्टर्न घाट्स पुणे के अंदर है और इसको सन 2000 में बनाया था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। और वहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज कुछ हो गए थे, पहाड़ियों को एक लेवल के ऊपर तक काट दिया गया, तो प्रोजेक्ट रुक गया था बेसिकली, ठीक है। तो अब NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो इसको मतलब ना बेच सकते थे, ना डेवलप कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब फर्दर इसको सोल्ड किया है डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। अब वहाँ पे वापस से काम चालू किया जा सकता है। IMF रिवाइजेस इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.1 फॉर FY24। इस तरह की न्यूज़ भी सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चों के लिए काम के, या फिर अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो इन पर्टिकुलर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का जो GDP ग्रोथ है ना उसको रिवाइज किया, नहीं बढ़ा दिया। पहले 5.9 बोला था, अब उसने 6.1 बोल दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। इंडिया पॉइज्ड टू बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075, गोल्डमैन सैश की एक रिपोर्ट है। गोल्डमैन सैश इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने कहा है कि भाई 2075 तक इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली, लेबर फोर्स बहुत हो जाएगी इसके पास। जापान, जर्मनी, US तक को हम पीछे छोड़ देंगे और इंडिया की जो GDP है वो $52.5 ट्रिलियन की होने का प्रोजेक्ट इन्होंने किया है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट न्यूज़ कैटेगरी पे। तो IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड, इन दोनों के बीच में एक मर्जर प्लान अनाउंस हुआ है, जिसके तहत IDFC फर्स्ट बैंक 155 इक्विटी शेयर रखेगा ऑन एवरी 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ IDFC। 4th एडिशन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग जो थी उसका 4th एडिशन हुआ, कहाँ हुआ? बेंगलुरु के अंदर, G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग। रेजर पे ने अपना पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया, कहाँ किया? मलेशिया ट्रूली एशिया। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि EPF फंड जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 8.15% की इंटरेस्ट रेट उस पर मिलेगी। फोन पे ने लॉन्च किया है इनकम टैक्स पेमेंट का फीचर, आप यहाँ से इनकम टैक्स पे कर सकते हो। HDFC बैंक हैज़ ओवरटेकन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज पर क्रिसल्स कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग 2023। तो क्रिसल की कॉर्पोरेट बैंकिंग रेटिंग की अगर हम या रैंकिंग की बात करें तो HDFC SBI के ऊपर रैंक हुआ है। बांग्लादेश और इंडिया ने पहली बार ट्रेड ट्रांजैक्शन रुपीज़ में किया है और बांग्लादेश के लिए इट इज़ अ फर्स्ट, US डॉलर के अलावा अगर उसने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया हो। RBI की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया बन सकता है डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 अगर उसका GDP ग्रोथ रेट 7.6% अगले 25 साल रहे, ठीक है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.4% रिटेन रखा है और 23-24 के लिए और 6.4% 24-25 के लिए। इंडिया ने $1 मिलियन डोनेट किए हैं यूनाइटेड नेशंस को हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन को सपोर्ट करने के लिए कि भैया हम फंडिंग करते हैं पर आप हिंदी लैंग्वेज को तो प्रमोट करिए। ठीक है जी। सो विद दिस वी आर डन विथ द फिनेंस एंड बैंकिंग सेक्शन ऑफ न्यूज़ ऑल्सो। सो आई होप सब समझ में आ गया होगा। कभी कभी एनर्जी अच्छी होती है, कभी कभी एनर्जी बहुत थकी होती है। आज मिक्स था, स्टार्टिंग अच्छे नोट पे किया और धीरे धीरे एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई बिकॉज आई हैव नॉट इवन टेकन लंच एंड विच इज़ वेरी बैड। नो प्रॉब्लम। जाते जाते एक कोट, इसको देखते ही स्माइल आ गई ना। हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। आई लव जिम रॉन और वो जो भी कुछ कहते हैं इट मेक्स सो मच सेंस टू मी। सो आई गो थ्रू हिज बुक्स, आई गो थ्रू हिज बुक। इनकी खुद की तो नहीं, कंपाइलेशंस ही हैं मेरे पास जो हैं, पर उनमें एक बात और कही गई है जो आज आपके सामने रख रही हूँ मैं कि हैप्पीनेस इज़ नॉट बाय चांस। ऐसा नहीं है कि बाय चांस मिल जाएगी। अच्छा वो एकदम से बैठे बैठे आप खुश हो जाओगे या कुछ ऐसा होगा कि आपके पास हैप्पीनेस चल के आएगी या आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। लक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती हैप्पीनेस, इट इज़ बाय चॉइस। अब कुछ लोगों के पास वही बात है, आप ग्लास हाफ फुल देखोगे हाफ एम्प्टी देखोगे। कुछ नहीं है पे अगर अपनी हैप्पीनेस टिकाओगे कि भाई जब मेरे पास सब होगा तभी मैं हैप्पी रहूँगा, तो आप बाय चांस वाली चीज़ पे जा रहे हो। बाय चॉइस क्या बोलती है? प्रोसेस को भी इंजॉय करो, है ना। जब जो मिलना है ठीक है उसके लिए मेहनत करो। मेहनत एंड हैप्पीनेस ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत दुखी स्टेट ऑफ माइंड होती है। मेहनत करो, बाकायदा करो, लेकिन थ्रू द प्रोसेस आप हैप्पी रहना चाहो नहीं रहना चाहो वो छोटी छोटी आप ही की चॉइसेस पे डिपेंड करता है। आपने कुछ मीठा खाया, उससे खुशी मिलती है तो थोड़ा सा खा लो, डजंट मैटर। किसी चिड़िया को, किसी फूल को, किसी बादल को देख के खुशी मिलती है, आपकी चॉइस है आप वो देखना चाहो नहीं देखना चाहो। किसी से बात करके खुशी मिलती है, कॉल लगा लो। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच गिव्स यू हैप्पीनेस, अपने रूटीन में उसको शामिल करना ना करना ये आपकी चॉइस है। मैं मेरी बात करूँ तो मुझे अच्छा खाने से थोड़ा खुशी मिलती है, मुझे फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहने से खुशी मिलती है। मैं जब बहुत अच्छे से मेहनत से काम करती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, राइट। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अपलोड हो जाएगा, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, राइट। तो आपको अपनी चॉइसेस खुद आइडेंटिफाई करनी होंगी कि आपकी हैप्पीनेस किस किस चीज़ से जुड़ी हुई है और उन चॉइसेस को अपने लाइफ में और लाना पड़ेगा। और अगर वो चॉइसेस ऐसी हैं कि बहुत ईजिली मिलती ही नहीं है तो आपको अपनी चॉइसेस शिफ्ट करनी पड़ेंगी, राइट। कोई एक्सरसाइज करने से, कुछ अच्छा गाना सुनने से, थोड़ा सा डांस करने से, किसी भी चीज़ से खुशी मिल से, कुछ लिखने से, राइट। तो स्टार्ट मेकिंग दीज चॉइसेस। ऐसा नहीं है कि जब वहाँ पहुँच जाऊँगा ना वो मिल जाएगा ना तभी मैं खुश होने वाला हूँ, तो फिर तो you'll be मिसिंग आउट द फन इन द जर्नी। ठीक है जी। तो मुझे लगा कि ये एक एलिमेंट है जो आजकल ना हम बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड कर लेते हैं अपनी खुशी को। तो कोशिश कीजिए छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए। बस इतनी सी बात है। तो चलिए आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, रैंकिंग और इंडेक्स डिस्कस करेंगे और मंथली करंट अफेयर सीरीज को खत्म करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।